So this is going to be the second lecture of reaction intermediates, and in this lecture we are going to discuss about carbanions. कार्बेनियंस जो होते हैं ये एक और टाइप का हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। अब कार्बेनियन एक ऐसी स्पीशी होती है जिसमें कार्बन के पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि कार्बन के पास यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और उसके साथ साथ कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है इसके पी ऑर्बिटल में, और इन कार्बेनियंस को हम सी नेगेटिव से यहाँ पे डिनोट करते हैं। यानी कि इस नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है, इस पी ऑर्बिटल में कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। अब अगर हम कार्बेनियंस की बात करें तो दीज कार्बेनियंस आर बेसिक इन नेचर, और वी कैन से दीज आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। ठीक। और अगर हम इन कार्बेनियंस की बात करें तो कार्बेनियंस का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो कार्बेनियंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, यानी इनका पायरामिडल स्ट्रक्चर होता है। दे हैव पायरामिडल स्ट्रक्चर, और कार्बन की जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2, और इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत सिमिलर होता है अमोनिया के स्ट्रक्चर से। और दीज कार्बेनियंस एज वेल एज द अमोनिया आर दीज टू आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और अगर हम कार्बेनियन के स्ट्रक्चर को और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करें तो कार्बेनियंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जब भी कार्बेनियन किसी भी सबस्टिट्यूएंट की कॉन्जुगेशन में होता है, यानी कि जब भी कार्बेनियन किसी सबस्टिट्यूएंट के साथ अटैच होता है और वहाँ पे कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल होती है, तो उस टाइम पे कार्बेनियन की जो जियोमेट्री जो होती है वो पायरामिडल से चेंज होके प्लेनर में कन्वर्ट होती है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 से लेके sp2 में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्लेनर नेचर का होना इसलिए ज़रूरी है सो दैट यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन, इस केस में जो नाइट्रोजन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसके जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे जो आपस में ओवरलैप करेंगे, इनकी जो जियोमेट्री जो होगी वो बिल्कुल प्लेनर होनी चाहिए। यानी कि ये दोनों ऑर्बिटल्स जो होंगे जो आपस में ओवरलैप करेंगे, इनकी जो जियोमेट्री जो है सॉरी इनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो जियोमेट्री जो होगी वो बिल्कुल प्लेनर होनी चाहिए, यानी कि ये सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास NO2 है तो यहाँ पे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव यहाँ पे होगा। यानी कि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन जो है इसके जो ऑर्बिटल्स जो होंगे, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे वो सेम प्लेन में यहाँ पे लाई करने चाहिए, लाइक दिस। यानी कि यहाँ पे इन दोनों के जो सबस्ट्यूएंट और कार्बेनियंस के जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए सो दैट यहाँ पे कंजुगेशन जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे कंजुगेशन हो। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनियंस। नाउ अगर हम इनके जनरेशन की अगर हम बात करें, जनरेशन, तो बेसिकली कार्बेनियंस जो है ये एक बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शंस के दौरान जनरेट होते हैं। दीज कार्बेनियंस आर जनरेटेड ड्यूरिंग ए बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन, और इसमें कार्बन जो है हमारा है वो हम किसी ऐसे सबस्टिट्यूएंट के साथ अटैच करते हैं अपने कार्बन को जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन के बराबर होती है या कार्बन से कम होती है। और इस केस में जनरली हम हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि जनरली कार्बेनियन जो फॉर्म होते हैं उनमें कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, और जब भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे अटैच होगा तो इस केस में यहाँ पे हिटीरियोलिटिक बॉन्ड फिशन जब यहाँ पे होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे एक कार्बेनियन जनरेट होगा और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक प्रोटॉन भी यहाँ पे मिलेगा। और अगर हम इस कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करें तो वी नो कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, यानी कि इनमें ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सो देयरफॉर वी कैन से कि यहाँ पे जो बॉन्ड इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा वो एक नॉन पोलर बॉन्ड होगा। अगर ये नॉन पोलर बॉन्ड है तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड यहाँ पे इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम और इन कार्बेनियंस को डिस्कस करें तो जो भी कार्बेनियंस, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट एक यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो भी कार्बेनियंस हम एक हाईली एसिडिक कंपाउंड से डिराइव करते हैं, यानी कोई भी कार्बेनियन जो जितने ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड से डिराइव होगा
वो कार्बेनियन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कार्बेनियन होगा और वो कार्बेनियन उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बेनियन होगा। यानी कि जो भी कार्बेनियन किसी हाईली हाईली एसिडिक कंपाउंड से डिराइव होगा, वो कार्बेनियन जो है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और उस कार्बेनियन का जो नेचर जो होगा वो एक स्ट्रॉन्गर कार्बेनियन कहलाएगा। अब इसको अगर हम और डिस्कस करें तो इसके लिए हम एक यहाँ पे एक रिलेशन का यहाँ पे यूज करेंगे। वी ऑल नो कि पी के ए जो है दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए। अब जब हम इस रिलेशन को यहाँ पे स्टडी करते हैं तो इस रिलेशन से हमें यहाँ पे दो चीज़ें पता चलती है। द फर्स्ट थिंग इज कि जितना के का वैल्यू इंक्रीज होगा उतनी एक कंपाउंड की एसिडिटी इंक्रीज होगी, एंड सिमिलरली जितना पीके का वैल्यू इंक्रीज होगा एक कंपाउंड की एसिडिटी जो है वो उतनी ज़्यादा डिक्रीज होगी। अगर हम के वैल्यू की बात करें तो जब भी हम प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का यहाँ पे स्टडी करते हैं, यानी प्लस आई इफेक्ट का जब भी हम स्टडी करते हैं, तो जब भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ यहाँ पे हम अटैच करते हैं, तो वी नो कि इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो डिसोसिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे के का वैल्यू उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा जितना ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनके साथ हम अटैच करेंगे। सिमिलरली अगर हम पी के वैल्यू की बात करें तो एक कंपाउंड का जितना ज़्यादा पी के वैल्यू होगा उस कंपाउंड का उतना एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज होता है। और सिमिलरली अगर हम देखें एक कंपाउंड का जितना कम पी के वैल्यू होगा उस कंपाउंड का नेचर जो है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि जितना ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा, जितना एक कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा, इस कंपाउंड से जो कार्बेनियंस यहाँ पे जनरेट होंगे, इन कार्बेनियंस का नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। यानी कि ये स्ट्रॉन्गर कार्बेनियंस होंगे और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बेनियंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास मीथेन है और हमारे पास एक ईथेन ग्रुप है। अगर हम मीथेन से एक कार्बेनियन को जनरेट करें CH3 नेगेटिव और ईथेन से एक कार्बेनियन को यहाँ पे जनरेट करें CH3 CH2 नेगेटिव, अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो इस कार्बेनियन का जो पीके वैल्यू जो होता है दैट इज 48 और इस वाले कार्बेनियन यहाँ पे जो जनरेट हुआ है इसका पीके वैल्यू जो होता है दैट इज 51। अब आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि इन दोनों कार्बेनियंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनियन कौन सा वाला कार्बेनियन होगा। इट इज़ ऑब्वियसली दिस वन, क्योंकि इस कार्बेनियन में पीके वैल्यू जो है वो कम है। अगर पीके वैल्यू कम होगा तो इसका मतलब ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा एज कंपेयर टू दिस, और इसका मतलब कि जो जो कार्बेनियन इस वाले कंपाउंड से डिराइव होगा वो कार्बेनियन जो है वो ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कार्बेनियन होगा। सो इन दोनों केसेस में ये वाला कार्बेनियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। So I hope you got that. Now let's move to the stability. तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो वी नो कि कार्बेनियंस जो होते हैं इनके पास नेगेटिव चार्ज, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली हम उन वाले ग्रुप्स का यूज़ करेंगे जो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव करेंगे, यानी कि हम जनरली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे जो इन नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे रिमूव करेंगे। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात करें, अगर हम एक कार्बेनियन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के साथ अटैच करेंगे तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज होंगे उतनी ज़्यादा कार्बेनियन की डिस्टेबलाइजेशन होगी। सो वी कैन से अगर हमारे पास Rc नेगेटिव है, R2C नेगेटिव है, R3C नेगेटिव है, यानी कि वाइल R जो है यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कार्बेनियंस के साथ अटैच होंगे उतनी ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन कार्बेनियंस की होगी। सो वी कैन से कि जो अल्कल कार्बेनियंस जो होते हैं, अल्कल ग्रुप्स अल्कल ग्रुप्स जो होते हैं, अल्कल ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल 0 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, यानी कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कार्बेनियंस के साथ अटैच होंगे उतनी ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन यहाँ पे होगी। वाइल अगर हम कार्बेनियंस को किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एलिमेंट के साथ यहाँ पे अटैच करेंगे तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बेनियंस के साथ अटैच होगा उतनी ज़्यादा इन कार्बेनियंस की स्टेबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कार्बेनियन है, यहाँ पे कार्बेनियन NO2 के साथ अटैच है और सिमिलरली हमारे पास एक और कार्बेनियन है, यहाँ पे कार्बेनियन जो है वो
ब्रोमीन के साथ यहाँ पे अटैच है। तो इन दोनों केसेस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनियन कौन सा होगा, और वी कैन से कि सबसे ज़्यादा इन दोनों में से कार्बेनियन को कौन स्टेबल करेगा। इट इज़ ऑब्वियसली ये वाला कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बी आर। हेंस यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और एक और इफेक्ट की अगर हम बात करें, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस, अब रेजोनेंस जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एल कार्बेनियम। अगर हम एक एल कार्बेनियम यहाँ पे लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास CH2NO2 यहाँ पे है। अब एल कार्बेनियम जो है, एल कार्बेनियम्स रेजोनेटिंग, एल कार्बेनियम्स जो है ये कार्बन को ये कार्बेनियम को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं एज कम्पेयर टू द अल्कल कार्बेनियम्स। अब इट इज़ जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे रेजोनेंस होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कार्बन के पास जो नेगेटिव चार्ज जो है, वो ये नेगेटिव चार्ज जो है, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे यूज होगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे यूज करेगा, जिसकी वजह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक पाई बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल CH2N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। अब यहाँ पे ये कंपाउंड जो है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे पाई बॉन्ड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, और इस पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस होगी, और रेजोनेंस की वजह से ये एल कार्बेनियम जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे। सो वी कैन से, अगर हम अल्कल कार्बेनियम्स और एल कार्बेनियम्स की बात करें, तो एल कार्बेनियम्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कल कार्बेनियम्स, बिकॉज एल कार्बेनियम्स में यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है इन कार्बेनियम्स को बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। सो अगर हम एक और इफेक्ट की बात करें, दैट इज द हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन भी इन कार्बेनियम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हाइपर कंजुगेशन, अब वी नो कि हाइपर कंजुगेशन में होता क्या है। हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि जितने सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड में यहाँ पे कन्वर्ट होंगे, उतनी ज़्यादा इन कार्बेनियम्स की स्टेबिलिटी होगी, और ये डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स एक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे, उतने पाई सिग्मा बॉन्ड्स कन्वर्ट होंगे पाई बॉन्ड्स में, यानी कि उतने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, और उसकी वजह से उतनी ज़्यादा एक कंपाउंड की उसकी वजह से उतनी ज़्यादा कार्बेनियंस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो दिस इज ऑल्सो अनदर इफेक्ट जिनकी वजह से इन कार्बेनियंस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और अगर हम एक और इफेक्ट की बात करें, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी कि अगर हम एक एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे लेंगे, वी हैव एन एरोमेटिक कंपाउंड हियर, और इस एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर एक कार्बेनियन यहाँ पे हमने अटैच किया हुआ है। अब वी नो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ जब भी एक ग्रुप डायरेक्टली लिंक होता है, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेट करेगी, और जितनी ज़्यादा रेजोनेट ये नेगेटिव चार्ज करेगी, उतनी ही ज़्यादा इस कार्बेनियम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। सो देयरफॉर अगर हमारे पास PHC नेगेटिव, PH2C, PH3C नेगेटिव, अगर हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस होंगे, तो इन 3 केसेस में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे PH3 कंपाउंड में होगी, फिर उसके बाद इस वाले कंपाउंड में होगी, फिर सबसे कम स्टेबिलिटी जो है कार्बेनियंस की वो इस वाले कंपाउंड में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ एक कार्बेनियन अटैच है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज जो है वो रेजोनेट करेंगी, तो उससे कम यहाँ पे चार्ज जो है वो रेजोनेट करेंगी, और सबसे कम यहाँ पे चार्ज जो है वो इस वाले कंपाउंड में रेजोनेट यहाँ पे करेंगी। सो अगर हम इन स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स को यहाँ पे डिफाइन करें, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट जो है दैट इज एरोमेटिक, यानी एरोमेटिसिटी जो है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है। तो उसके बाद यहाँ पे रेजोनेंस जो होता है, यानी कि जो हमने अभी एल कार्बेनियम्स में यहाँ पे स्टडी किया था, उसके बाद जो पावरफुल इफेक्ट होता है जो इनको स्टेबलाइज करता है, दैट इज द हाइपर कंजुगेशन। देन सबसे लास्ट में -I इफेक्ट, यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो है, ये कब से सबसे कम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जब हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और एक और बात यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, एज आई सेड कि जितना हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इनके साथ अटैच करेंगे, तो इनकी स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। सो अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिखें, सो दिस विल बी NO2 विल बी ग्रेटर देन
COR will be greater than CN will be greater than COOR will be greater than SO2R will be greater than SOR। यानी कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा एक कार्बेनियन को स्टेबलाइज करेगा दैट इज NO2, और सबसे कम जो कार्बेनियंस को स्टेबलाइज करेगा दैट इज SOR। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास CH2NO2 है एंड CH2CN है, यानी कि कार्बेनियंस के साथ हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यहाँ पे इसके साथ अटैच है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इन कार्बेनियंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल वाला कार्बेनियन कौन सा होगा, सो ऑब्वियसली ये वाला कार्बेनियन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके साथ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। सो दैट वाज अबाउट द स्टेबिलिटी। और एक और चीज़ अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मिथाइलिन। अब ये जो CH2 जो है, CH2 डैश जो ग्रुप जो है, इस ग्रुप को हम मिथाइलिन कहते हैं। अब लेट्स टेक अ मिथाइलिन। अगर मैं मिथाइलिन के साथ मान लीजिए दो NO2 ग्रुप्स को अटैच करता हूँ, तो जब भी किसी भी मिथाइलिन के साथ हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच करते हैं, तो इस मिथाइलिन की जो एसिडिटी जो है, इसकी जो एसिडिक नेचर या इसकी जो एसिडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और अगर इसकी एसिडिक नेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी कार्बेनियन यहाँ पे जनरेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बेनियन होगा। और इसका अगर हम पीके वैल्यू की यहाँ पे बात करें, तो इस कंपाउंड का पीके वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 4 के बराबर आता है। 4 और 3 इसी के बीच में इसका पीके वैल्यू होता है। वाइल अगर हम इसी मिथाइलिन को यहाँ पे लें और इस मिथाइलिन को दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के साथ हम सराउंड करें, तो इन दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से इसका जो एसिडिक नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगा। अगर एसिडिक नेचर यहाँ पे डिक्रीज होगा तो इसका मतलब यहाँ से जो कार्बेनियन यहाँ पे जनरेट होगा इसका पीके वैल्यू भी ज़्यादा होगा, और इसकी जो स्टेबिलिटी जो है वो भी कम स्टेबिलिटी होगी एज कंपेयर टू दोज ग्रुप्स जिनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक तीन केसेस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मान लीजिए हमारे पास CH2 नेगेटिव है और ये फिनाइल के साथ यहाँ पे अटैच है, और इसके बाद CH2 नेगेटिव ये NO2 के साथ यहाँ पे अटैच है, और यहाँ पे CH2 नेगेटिव यहाँ पे ये CH3 के साथ अटैच है। और अगर हम इन तीनों में देखें, अगर इन तीनों में इस कार्बेनियन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनियन कहाँ पे होगा, तो इन तीनों केसेस में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है ये वाला कार्बेनियन होगा। अब ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप जो है, नाइट्रोजन ग्रुप जो इसके साथ जो अटैच है, इसकी वजह से इसकी जो एसिडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी, यानी कि इससे जो कार्बेनियन यहाँ पे जनरेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बेनियन होगा। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा दैट विल बी द फिनाइल ग्रुप, क्योंकि फिनाइल ग्रुप जो है दैट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके साथ जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड जो है अटैच है, तो यहाँ पे जो कार्बेनियन इसके साथ अटैच है वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा इनको एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच है, तो ऑब्वियसली इसकी जो स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। नाउ अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, तो ये कार्बेनियंस जो है ये एक और इफेक्ट की वजह से यहाँ पे स्टेबलाइज होते हैं, दैट इज जब भी कार्बेनियन में पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होती है, यानी कि जब भी कार्बेनियंस में पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होती है, इस पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग की वजह से कार्बेनियंस की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सल्फर और फॉस्फोरस, यानी जब भी कोई कार्बेनियन सल्फर या फास्फोरस से डायरेक्टली अटैच होगा तो उस केस में कार्बेनियन जो है वो स्टेबलाइज होती है, क्योंकि यहाँ पे पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग यहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे एक कार्बेनियन यहाँ पे लेंगे सी,
अब यहाँ पे एक कार्बेनियन हम यहाँ पे लेते हैं, इस कार्बेनियन को हम फॉस्फोरस के साथ अटैच करते हैं। अब वी नो कि फॉस्फोरस जो है इसके पास एक डी पाई ऑर्बिटल होता है। ये डी पाई ऑर्बिटल जो फॉस्फोरस का होता है वो एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। सिमिलरली जो कार्बेनियंस जो होते हैं इनके पास एक पी पाई ऑर्बिटल होता है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये पी पाई ऑर्बिटल जो है ये एक फील्ड ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होगी, यानी कि कार्बन के पी पाई ऑर्बिटल से फॉस्फोरस के डी पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक और बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। और यही ट्रेंड जो है वो सल्फर में भी यहाँ पे फॉलो होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्बेनियंस।